तो तालीम निस्वा को लेकर, ख़वातीन की तालीम को लेकर और उसमें भी बिलखुसूस मुसलमानों में क्या हालत है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर साफ कर दें कि मैं इब्तिदाई तालीम की, शुरुआती तालीम की, जिसको हम साक्षरता कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए तो पूरे हिंदुस्तान में अवेयरनेस आई है, सभी लोग साक्षर हो गए, करीब करीब हो रहे हैं, अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन फिर होता यह है कि मुस्लिम बच्चियाँ 5वीं या बहुत ज़्यादा हुआ 8वीं या फिर 10वीं के बाद या 11वीं के बाद 12वीं के बाद क्यों नहीं आगे जा पा रही पढ़ने के लिए? कॉलेजेस में उनकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है? रोज़गार को लेकर के वो बेदारी क्यों नहीं है? नौकरियों में आने को लेकर के वो दिलचस्पी या वो वलवला क्यों नहीं है? इस पर बात करने की ज़रूरत है। इसके हम वजूहात को टटोल रहे हैं। मेरे साथ एजाज कमर साहब। एजाज कमर साहब, ब्रेक से पहले मैंने बात की तो उससे आप भी जोड़िएगा अगर ऐसा है तो। देखिए, अभी तो सर्व शिक्षा अभियान भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 2017 से स्कीम एक लेकर आई कि मुस्लिम लड़कियों के लिए कि आला तालीम में अगर वो जाती हैं, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के तक पहुँची, स्नातक तक यानी ग्रेजुएशन तक वो जा रही हैं, तो फिर मरकजी हुकूमत उनको 51,000 रुपए की रकम दे रही है। उसका नाम भी उन्होंने शादी शगुन रखा है कि भाई आपको हम दे देंगे, तो जो ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगी उनको शादी शगुन के नाम से। इधर 9वीं 10वीं तक के भी वो पैसे दे रही हैं, उसमें 10,000 रुपए देने का इंतजाम है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। हम सरकारी मामलों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी निभाएंगे, जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं। एक से बढ़कर एक स्कीम ला रहा है वजारत अक़लियत उमूर, लेकिन समाज को क्या तकलीफ है और गुर्बत उसमें एक बड़ी वजह है क्या? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इतनी संजीदगी से मुसलमान बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल का, आपके ऑनर का, और आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप ऐसे बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं। कम से कम लोगों को पता तो चले प्रॉब्लम क्या है। हाँ, थोड़ा अभी जो बात हो रही थी उससे मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ ये है कि देखिए, मुसलमान से ना जोड़िए इसको, क्योंकि पाकिस्तान में 19 साल हो गए औरतों को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आपके यहाँ अभी तक औरतों को रिजर्वेशन नहीं मिला। ईरान में भी रिजर्वेशन है, और ईरान में जो औरतों का लिटरेसी रेट है वो सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप से ज़्यादा है। तो ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं, अब हिंदुस्तान से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आलिम बिहार से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दहेज बिहार में होता है, जबकि आपको पता है कि कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा अजाब है। दहेज तो मर्द को देना, ना कि हम दे रहे हैं। ये हमारी हिपोक्रेसी है, और हमेशा मैं हिपोक्रेसी के ऊपर बोलता रहा हूं। देखिए, जो मुद्दा है वो माइंडसेट से जुड़ा है, और ये हम सारी बातें करते हैं, डिबेट खत्म हो जाती है, उस कोड इश्यू को टच नहीं करते। औरत हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है कि कोई इसको हाथ लगा देगा तो हमारी नाक कट जाएगी। हमारे बेटे के 4 अगर गर्लफ्रेंड है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा चौड़ा सीना होता है। अगर लड़की किसी से बात कर रही तो हमारी नाक कट गई। इसका क्या होना चाहिए? तो पूरा हिंदुस्तानी समाज का जी पूरा वही मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों से मत जोड़ी। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि औरत आगे आए, पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में ले और निजाम बदले। जब तक निजाम नहीं बदलेगा, एक औरत लड़ेगी तो 40 उसके पीछे लग जाएंगे, कहेंगे इसका करैक्टर खराब है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये औरत वहां पे क्या कर रही है रेड लाइट एरिया में। रेड लाइट एरिया में गई तो जुल्म हो गया। मेरी वालदा कहती थी कि हम बचपन से ये सुनते आए थे, जो तवाइफ होती हैं वो अपनी बेटी चाहती हैं उनके घर बेटी पैदा हो ताकि ये प्रोफेशन आगे बढ़े। तो मेरी वालदा ने कहा, मैंने बहुत ज्यादा रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतों का इंटरव्यू लिया, हर औरत ने ये कहा कि वो इतने गंदे गलियाजी भरे काम में, गलाजत भरे काम में वो अपनी बेटी को कभी नहीं डालेंगे। हर माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी को अच्छी जिंदगी मिले। तो मर्द क्यों ये नहीं सोचता? क्योंकि मर्द ने उसको नाक का इशू बना लिया है, वो आपके लिए ऑब्जेक्ट। तो मुसलमानों में ये कुछ ज्यादा है क्या? जी हाँ, मुसलमान हिंदुस्तानी समाज में, मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात, जी मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम माशरे की ही बात करूंगा। मैं दूसरे मुल्कों के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। वो रिलीजन के आधार पर ही वो सेंसस आया था जो 2011। अब ये बताइए एजाज कमर साहब, आप इतने अच्छे से बता रहे हैं, इसमें मजहब का कुछ दखल होता है क्या? उसको कहीं ना कहीं उसका आवरण पहनाने की कोशिश की जाती है? देखिए, मजहब ने, मैंने आपको कहा, क्योंकि कई परसेप्शन बनाए जाते हैं, भले ऐसा होता नहीं। जी, मैंने कहा कि बीबी आयशा को जो पीछे ढकेलने की कोशिश की, वो दिन है आज का दिन है। ये बहुत कंट्रोवर्सी का इशू है, इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं पाता हूँ। औरतों को ढकेलते ढकेलते यहाँ तक पहुंचा दिया। लेकिन ये देखिए कि हम आज भी बदलने का, 3 तलाक से पहले मॉडल निकाह नामा इस्लाम ने क्या कहा कि औरत निकाह में अपनी शर्त लगाएगी। ये बर्तन धोना औरत का काम नहीं है, ये मर्द के पैर दबाना औरत का काम नहीं है, औरत के घर में, मर्द के घर में झाड़ू लगाना उसका काम नहीं है, मर्द की सास ससुर की खिदमत करना उसका काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमने उस पर जुल्म ज़्यादती करी। ये पुरुष जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये सोसाइटी जानबूझ के जुल्म करती है। जैसे बीबी आयशा से कहा कि तुम्हारा सियासत में क्या काम नहीं है। अरे बीबी आयशा हराम हलाल को नहीं समझती थी। अगर औरत का सियासत में हराम होता तो वो क्यों सियासत में आती? लेकिन ये मर्दों की गुंडागर्दी है।
जो बीवी आशा को पीछे धकेलने से शुरू हो रही है, आज तक आ रही है। इस गुंडागर्दी का जवाब ये औरत को एम्पावरमेंट करके पॉलिटिकल पावर आना है, उसको सोच बदलना है कि औरत भी हुक्मरानी कर सकती है। और मैं ये जानता हूं, बड़ी खुशी की बात है कि मुसलमान माशरे में, चाहे रजिया सुल्ताना की हमारी बहन बात कर रही थी या बेनजीर हो, आगे बढ़ के आगे आएंगे। लेकिन कोर इश्यू वही माइंडसेट है कि बेटी अगर किसी मर्द के साथ चली जाएगी तो नाक जड़ से कट जाएगी। बेटा पांच तो उसी चक्कर में हायर एजुकेशन में नहीं भेज पाते। मतलब वो बेटा अगर किसी की एजुकेशन से क्या कनेक्शन है मुझे समझ में नहीं। नहीं क्यों नहीं है? नहीं कैसी बात है? देखिए ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट निकलने नहीं देगा। हम मुस्लिम महिलाओं की तालीम की बात कर रहे हैं। हाँ। ये एक मुद्दा है और मेल डोमिनेशन जो कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरा मुद्दा है। नहीं, इससे जुड़ा हुआ है। नहीं, इससे जुड़ा हुआ है मुद्दा। अगर नौकरी भी कर ली, एक मिनट आ रहा हूँ, अगर पहले आप मुझे बात कर लेते थे। एक मिनट जल्दी से उसको डिस्क्राइब कीजिए, फिर मैं इनके पास जा रहा हूँ। तब आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं कि जो मैंने पहले भी ये कहा है कि कोई किसी एक इशू की वजह से ऐसा नहीं है। मेल डोमिनेशन एक वजह है, लेकिन सिर्फ यही वजह है ऐसा नहीं है, मेरा ये कहना है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, घर में जब किसी लड़की की तालीम की बात होती है तो उसका जो डिसीजन होता है कहीं ना कहीं आज के टाइम में दोनों लोग मिल करके लेते हैं। एक खातून अगर अपनी जिद पर आती है तो वो हर काम करवाती है जो उसे अच्छा लगता है। आज अगर ये खवातीन में तालीम का जो रेशियो बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं घर में बैठी उस मां का बड़ा रोल है, जिसे हम कहते हैं कि वो इलिटरेट है। क्यों? वो अगरचे इलिटरेट थी, लेकिन आज वो अवेयर हुई है, और जब से अवेयर हुई है वो अपनी बच्चियों के हक के लिए लड़ी है, और लड़ने के बाद आज नतीजा ये निकला है। आज जरूरत इस बात की है कि जो खवातीन पढ़ चुकी हैं, पढ़ी लिखी खवातीन की आज जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने और बहनों के लिए, बेटियों के लिए, या उससे जुड़ी हुए समाज के लिए कितना आगे बढ़ती हैं। और मुझे लगता है कि जब हक के साथ आप साबित कदमी के साथ लड़ती हैं तो नतीजा ऐसे ही आता है कि तो साबित कदमी का कैसे पता चलेगा? क्या उसके लिए कोई करैक्टर रिपोर्ट देनी होगी? एक पढ़ी लिखी औरत को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है समाज में। बड़ा सवाल शबीना जी, अजहरी साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ में महिलाओं पर इसका दारोमदार रख दिया कि एक महिला अगर चाहे तो महिलाओं को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, अगर वो तय कर ले, अगर वो हिम्मत कर ले और अगर वो जिद कर ले। यानी एक ना पढ़ी लिखी माँ भी अगर ये जिद कर ले, मतलब सारा जो है महिलाओं की वजह से, अगर वो ना चाहे तो वो महिलाएं ना पढ़ पाए। मतलब इसमें पुरुष या उस पूरे समाज का कोई रोल कॉल नहीं। देखिए, ये पुरुष प्रधान देश है, हम इसको नकार नहीं सकते। नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे थे क्योंकि मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, आप देखिए, पुरुष प्रधान देश है तो इसमें पुरुष को लगता है कि जो मैंने बोल दिया बस वही ठीक है और वही होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक औरत मुस्लिम इलाके में अगर राजनीति में आज की डेट में भी जाती है तो सबसे पहले तो उसको बोलेंगे ये इन्होंने पर्दा नहीं किया, ये बहुत गलत औरत होगी। जी, आवारा, सीधे सीधे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो कुरान में भी बोला गया है कि कभी किसी औरत के लिए इस्तेमाल मत करो। नौकर पेशा को बोलेंगे इसका बहुत से रिलेशन होगा जब भी नौकरी कर रही है। ठीक है। और दूसरी बात कंप्लीट करने दीजिए ना, मेरी बात कंप्लीट। जो हो रहा है समाज में, मैं बिल्कुल लाइव बता रही हूँ वो चीज जो हो रहा है इस वक्त, जो हो रहा है। दूसरी बात, लड़कियों को पढ़ाने का कोई मोटिव नहीं है माइंड में, लोगों पेरेंट्स के माइंड में, मुस्लिम पेरेंट्स के कि लड़की अगर पढ़ेगी तो उसको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। बस जब तक बेटी के पास टाइम है तब तक पढ़ ले, और जब उसका अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो उसकी शादी कर देंगे। अगर अच्छे घर से बहुत कहीं भी लग गया तो बीच में पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, और ये भी हो रहा है। ठीक है, तो कोई मोटिव नहीं है माइंड में कि इस बच्चे को डॉक्टर बनाने के बाद ही हम शादी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पढ़ाई इसलिए आगे, हायर एजुकेशन कि इसलिए कोई मोटिव नहीं होता इनके माइंड में कि हम इनको आगे पढ़ाएं या कुछ। उनको लगता है कि मनी वेस्ट कर रहे हैं, हम बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, उसमें इतने पैसे लगेंगे, मनी वेस्ट, क्योंकि जाना तो दूसरे के घर ही है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अपनी बच्ची का फ्यूचर। शबीना, एक और बात बताइए, इस सोच में दीगर समाजों में, हमारे बहुसंख्यक समाज में और भी जो दूसरे समाज है, उनमें कुछ जागरूकता आई है क्या बनिस्बत मुसलमानों के, या वो भी सब ऐसा ही सोचते हैं? नहीं, मुस्लिम्स में ज्यादा है। अच्छा, मुस्लिम्स में ज्यादा है। महसूस किया, देखा है? मैंने देखा है, मैंने झेला है ये सब चीजें, तभी तो मैं बता रही हूँ, ये मेरे गुजरा हुआ है। बस सिर्फ सवाल है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इंक्लूडिंग सभी हमारी अंबर जैदी साहब और इंक्लूडिंग कमर साहब और वो सबीना जी। एक सवाल है, हमने बातें कर ली और हम लोग बातें करते हैं कि मसाइल हैं, इश्यूज हैं।
क्या हम लोग इस पे डिस्कस करें कि हल क्या है? मैं हल वही पे आ रहा बात हूं। कर रही हूँ। हल मैं बताइए, वही हल क्या बताना है? चाह हल पे रही आ हूँ। रहा हूं। देखिए, हल करते हैं, देखिए, हल पे हम बात सब करते बात हैं। कर रहे हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है, कि नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जो पेरेंट्स के इश्यूज हैं हमें उनको भी समझने की जरूरत है। एज अ सोसाइटी हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम में दहेज हराम है बेटियों की, जबकि इस्लाम में ये प्रोविजन है कि अगर किसी का निकाह होता है तो आप जो दहेज के रूप में, जिसको दहेज बोला जाता है, उसकी सारी तैयारी लड़के वालों की जिम्मेदारी होती है। हिंदुस्तान में चलता है। मैं वो बता, इस्लाम में क्या है मैं वो बता रही हूँ। जबकि हम इस चीज में हम हिंदुस्तानी बन जाते हैं, जब दहेज लेने का मामला आता है तो हम हिंदुस्तानी बन जाते हैं। और जी, जब कल्चर हो जाता है, फिर जब हमें जब मीठा मीठा कुछ मिलता है तो हम शरीयत पे पहुंच जाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं, हमें जहां जैसा सूट करता है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत लोग बात करते हैं दहेज लेना हराम है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन किसी भी वो ऐसे लोग जो बड़े ओहदों पे फाइज हैं, या वो मौलाना हजरात जिनका समाज में जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी बात का बहुत असर होता है, किसी ने भी ऐसी शादी करके कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया कि भाई ना मैं दहेज लूंगा ना मैं दहेज दूंगा। ऐसी शुरुआत अगर हमारे समाज से हो जाए तो कोई भी अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा, और कोई भी अपनी बेटी के ऊपर इन्वेस्ट किया गया एजुकेशन में अमाउंट को ये नहीं सोचेगा कि ये वेस्ट हो रहा है। उनको एज ए पेरेंट की जिम्मेदारी रहेगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उनके ऊपर दहेज का बोझ है, हमें ये भी समझने की जरूरत है। ये कोर इशू है, ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि बेटियों के दहेज की इतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। बेटे वाले तो अपना आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अंबर, तो आप तो सबके बीच में काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी ये पूछूंगा, तो क्या हिंदू समाज में या दूसरे समाज ने इसको काफी हद तक इससे पार पा लिया है इस बात से? जी, क्योंकि समस्याएं तो पूरे भारतीय समाज की है, मैं बात करती लेकिन हूँ, क्या मुसलमानों के अलावा दूसरे समाज ने हम इससे पार पा लिया है? ज्यादातर उस पे पार पाने की कोशिशें हो रही हैं। हम अगर शादियों में बात करें तो अगर कोई लड़की हायर एजुकेटेड है तो उसमें इतना ज्यादा दहेज नहीं लिया जाता। लड़के लड़कियां अपने हिसाब से, उन किसी को कोई लड़की पसंद है तो अपने आराम से शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है। दो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आपस में शादी करना चाहते हैं, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, वो बड़े आसानी से हो जाती है। हमारे यहाँ हर चीज को अना का नाक का मसला बना लिया जाता है। तो ये हर चीज में हम इतना नुक्ता चीनी और छींटाकशी करते हैं, जिंदगी हमने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना रही है, जबकि इस्लाम में इतनी आसानियां दी गई हैं। चाहे दहेज का मसला हो, शादी करने का मसला हो, हर चीज में हर इंसान को पूरा हक है, पूरी आजादी है। अजहरी साहब बैठे हैं, वो पूरा बता सकते हैं इस चीज पे। मैं ब्रेक लूंगा। इमरान साहब, मैं यही कह रहा था कि आज के टाइम में हम जिस जनरेशन में और जिस दौर में जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आपने कहा, अभी अंबर जी ने कहा कि अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं, मेरे पास कम से कम सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम है। मैं ये भी मानता हूं कि बहुत कम है, वो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों और लाखों ऐसे एग्जाम्पल सेट होने चाहिए। लेकिन मैं ना उम्मीद इसलिए नहीं हूं कि जहां पर कोहरा था, कुछ नहीं था, अंधेरा था, वहां पर एक रोशनी, एक उम्मीद की रोशनी दिखी है। ऐसे सैकड़ों लोगों को, ऐसी सैकड़ों शादियों को मैं जानता हूं जहां पर दहेज लेना और देना दोनों चीजें बिल्कुल बंद था। और लड़की के घर वाले पर, अभी मैं अक्सर राजस्थान जाता हूं, वहां पर मकराना शहर या बासनी में, वहां लड़की के यहाँ पर दावत नहीं है, वलीमा नहीं है। बारात जाती है, कुछ नाश्ता, आइसक्रीम, शरबत, कुछ ऐसे पिला करके वापस हो जाती है। और जो भी वलीमा होता है, और बारात से पहले खाना लड़के के घर होता है, वापस आकर के शाम को खाना भी वही होता है। उसी राजस्थान में अजहरी साहब, आप अभी भी देखेंगे, आमेर चले जाइए और जहां जहां मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है राजस्थान के अंदर में, एक खास मौका आता है, सीजन आता है जिसमें शादियों का समय होता है, उसमें मुसलमानों की भी शादियां होती हैं। उसमें मुस्लिम लड़कियों की बेहद कम उम्र में, बेहद कम पढ़ाई के बावजूद तो शादी कर दी जाती है मुसलमानों के कह रहा हूं कि वो राजस्थान जहां पर जिहालत का अंधेरा इस कदर काला हो चुका है, अगर वहां पर उम्मीद की इस तरह की रोशनी आती है तो मुझे लगता है उसे और ज्यादा हमें बढ़ाने की जरूरत है। और उस रोशनी को सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक ले जाने की जरूरत है। और ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है इमरान साहब। और आज मैं इसलिए आज आपको स्पेशली और जी सलाम को मुबारकबाद दूंगा कि आज आप हल की बात कर रहे हैं। इश्यूज पे सब सैकड़ों किताबें लिखी हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग लिख नहीं रहे, बोल नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं हल एक छोटे से वक्फे के बाद हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। अभी हम जड़ें टटोल रहे थे, अब हल भी तलाश करेंगे, क्या क्या हो सकता है। तो मसाइल के हल की पहल जी सलाम के जरिए आज हम तालीम निस्वा की बात कर रहे हैं, खासतौर से खवातीन में उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशन को लेकर के, आला तालीम को लेकर के बात करें कि वहां जाते जाते तक वो क्यों पीछे छूट जाती हैं, क्यों रुक जाती हैं,
कौन उनके कदम रोक लेता है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी बातें समाज के हवाले से निकल कर आई कि क्या क्या परेशानियां, हमारे समाज की सोच क्या है दरअसल। अब उसके हल की तरफ बढ़ते हैं। फिर एजाज कमर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, हल पे गौर खोज करते हैं। बहुत सारी बातें आपने बता दी, कुरान की रोशनी में भी हमारी जो महिलाएं हैं, जो इस्लाम की तारीख में बड़ी बड़ी महिलाएं रही हैं, उनकी बात सब हो गई। हमारे मुस्लिम समाज में हिंदुस्तानी, इसका हल क्या होना चाहिए जो हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी रोशनी में कि हम अपने जो मजहबी अकीदे हैं, जो हमारा अपना भी एक कल्चर है, उसका एहतराम करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आड़े आता है। जी देखिए, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी और मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। इनका कोई मोटिव नहीं है, कोई मकसद नहीं। आदमी ये सोचता है कि अब मैं बच्ची को पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर इसके लड़का देखना मुश्किल हो जाएगा। मतलब उनकी नजर में ये है कि इसको जल्दी से शादी हो जाए, पीछा छूट जाए। जो हमारे हिंदुस्तानी समाज, हाँ, जो हमारे, मैं मुसलमानों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की ज्यादा बात कर रही हूँ, वो उसमें ज्यादा है सोच मुस्लिम समाज में है ज्यादा। एक मिनट। तो होता ये है कि हम ये चाहते हैं कि कभी ना कभी हमारी जल्द से जल्द बेटी की शादी हो जाए। हम ये नहीं सोच सकते जिस तरह मर्द एक अकेले रह के अपनी जिंदगी गुजार सकता है, औरत भी अकेले रह के अपने पैरों पे खड़े होकर जिंदगी गुजार सकती है। तो अब हमें अगर माशरे को बदलना है तो इसके लिए औरत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसको बाप से कहना होगा कि साहब, मैं कोई आपकी गाय भैंस नहीं हूं, मेरी शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होंगी और आपकी भी जिम्मेदारी उठाऊंगी। तो औरत को आगे आके ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली गुजार सकती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। जब तक औरत मर्दों की बैसाखी पे चलेगी तो उसका भला नहीं हो सकता, क्योंकि मर्द तंग नजर है। इसलिए औरत को फैसला लेना है, मर्द को नहीं लेना। मर्द तो हमेशा से तंग नजर है, मर्द तो चाहेगा नहीं औरत आगे निकल जाए। इसलिए आपको आगे बढ़ के खुद आगे होगा। वो समाज जो कि आज भी अपने कल्चर को लेकर के बहुत बेदार रहता है। हमारे यहाँ पर्दे का बड़ा कॉन्सेप्ट है, आज भी पर्दा करती हैं खवातीन, बाजार में निकलना हो, हॉस्पिटल तक जाना हो, ये भी एक सच्चाई। उस पर भी मैं बहस करूंगा आगे आने वाले दिनों में, उस पर भी हम बात लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन पर्दे को लेकर के जब एक समाज इस कदर रिजिड है, बेदार भी कहूंगा और रिजिड भी कहूंगा, तो ऐसे में बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं ना। तो समाज में, हमारी समाजी दिक्कतों में भी तो वो भी परेशानी शामिल है। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, यही बस महिलाएं कहाँ उस मामले में बगावत करें या कहाँ जो है अपनी बात जी, इस्लाम में तो म्यूजिक भी हराम था, इस्लाम में तो शराब भी हराम थी, इस्लाम में तो बहुत कुछ हराम था, इस्लाम में तो इंपीरियलिज्म की, बादशाहत की भी जगह नहीं थी। फिर क्यों आप झुक के सलाम करते हैं? इस्लाम में तो कैपिटलिज्म नहीं था, ब्याज भी हराम था, तो फिर क्यों बैंकिंग व्यवस्था लेते हैं? इस्लाम में तो नस्लवाद भी नहीं था। ये सब बनावटी बातें हैं। ये उसी माइंडसेट से लिखा है कि औरत जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर किसी ने छू लिया तो हमारी नाक कट गई। ये बिल्कुल एक घायल भैंस की तरह आपके एक निशानी है कि उसको छुओ मत, इसको कोई देखे नहीं, इसको कोई आजादी नहीं है, इंसान नहीं है। इसको इंसान क्यों नहीं समझते? शबीना, तो क्या कोई बदलाव आ रहा है, दिख रहा है छोटे लेवल पर ही, या फिर इस पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है? जी, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि बेदारी जिस हिसाब से होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, उस तरह से बेदारी अभी भी नहीं हो रही है, बहुत कम। जैसे मान लीजिए कि मेरी मम्मा ने नहीं पढ़ाई की, वो मुझे पढ़ा रही हैं, तो मतलब इस तरह से बहुत जल्दी ये बेदारी आ जानी चाहिए थी, एजुकेशन को लेके, सारी चीज़ों को लेके। और सबसे बड़ी बात बताया अभी अंबर जैदी जी ने कि जो दहेज है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लड़की पैदा होते ही लोग सबसे पहले सोचने लगते हैं कि भाई अब तो मुसीबत आ गई, अब तो जहेज देना पड़ेगा, लड़की को पढ़ाना भी पड़ेगा, लड़की से बदनामी भी हो सकती है, लड़की के साथ गलत भी हो सकता है, लड़की की सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें माइंड में आ जाता है पेरेंट्स के। हाँ, तो सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि वहां पर काजी निकाह ना पढ़ाए जहां पर दहेज का लेना देना हो। इसको रोकने के लिए निकाह ना पढ़ाया जाए वहां पर। तो देखिए दहेज कितनी तेजी से रुकता है और गरीब की लड़कियां भी अच्छे घर में जा सकती है शादी होकर। लेकिन क्या अंबर, क्या ऐसा भी हो रहा है क्या, या होना चाहिए कि रिश्ते जब होते हैं लगते हैं तो ये भी हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में देखते हैं क्या कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? ये है क्या हमारे अंदर? मतलब उसका एजुकेशन, हायर एजुकेशन क्या है, क्या किसी जॉब में, मतलब इसको प्राथमिकता दी जाए जैसे दूसरे समाजों में। हिंदुओं में, कुछ समाजों में आजकल बहुत तेजी से इसको प्रायोरिटी दी जाती है कि बच्चियां कितनी पढ़ी हैं, क्या कोई जॉब करे। मुसलमानों में ऐसा है क्या?
तो पहले ये देखा जाता था लड़की खाना कैसा बनाती है, घरदारी में कैसी है, दीनी तालीम है, नमाज पढ़ती है, ये सारी चीजें अभी भी देखी जाती हैं। लेकिन खाना और घरदारी को, खाना पकाने को अब इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अब लोग इस कहते हैं कि कौन सा कोर्स किया हुआ है और कितना कमा लेती है। ये मुसलमानों में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैं देख रही हूँ अपने आगे। कितना कमा लेती है, कितना अर्निंग है लड़की का, और कौन से उनको अपने बेटों पर भरोसा नहीं है, लड़की की अर्निंग उनको बात नहीं है, वो एंगल नहीं है। अब ये देखते हैं कि अगर लड़का XYZ इंजीनियर है तो लड़की भी वैसे ही होनी चाहिए, जोड़ी बराबर की देख रहे हैं। लोगों की प्रेफरेंस ये नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि लड़की अच्छा कमाती है और अच्छी कमाती भी, लड़की भी लेंगे, दहेज भी लेंगे, एजुकेशन भी लेंगे, ऐसे भी और हैं, दहेज भी लेंगे, लड़की ले रहे हैं, दहेज नहीं ले रहे हैं। नौकरानी बनी रहेगी वो। बिल्कुल नहीं, देखिए बहुत सारे भैंस लोग है, ऐसे भी वो हैं। घर से सब बाहर लोग नहीं देखिए, निकले। मुझे एक बात अपनी है ना, बात पूरी रखने सुनिए, दीजिए। अभी भी क्या अब्दुल मुज्जद अजहरी साहब, देखिए अब सारे लोग ऐसे नहीं है कि सब लोग ये देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि क्या लड़की मुसलमानों में कमाती ये है, वाली दहेज नहीं दिक्कत है लेते क्या? हैं। मुसलमानों में ये वाली दिक्कत भी है क्या कि जैसे चलिए एजुकेशन की बात हो गई, अच्छे एजुकेशन वाली लड़की काम अगर जॉब कर रही है कहीं तो ले आया, लेकिन बाद में कि भाई हमारे परिवार में जॉब करने का रिवाज नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, या हम नहीं चाहते कि हमारी यहाँ की बेटी बाहर जाकर के काम करें, इस तरह की चीजें भी रोकती हैं क्या उनको? ये common और ये मुसलमानों नहीं कॉमन है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, ये तो सारे समाज की हर समाज में नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या मुसलमानों इसमें मुसलमानों में ज्यादा है क्या? मैं इसको कहीं ऊपर और ज्यादा की बात नहीं करूंगा। बीवी से कमा के खाओगे, ये मेंटालिटी भारतीय समाज की एक पॉइंट पे यहाँ पे बात करना चाहूंगा, मुझे लगता है जरूरी है, और खास तौर से शबीना जी और अंबर जी की मौजूदगी में। अभी एजाज कमर साहब ने एक बात कही कि घर की नौकरानी बना के रखने की बात। अच्छा, मुझे बताया जाए, दोनों लोग बैठी हुई हैं, कि घर की जो नौकरानी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी मर्द का है या औरत का है? अपनी बेटी जब किसी दूसरे के घर जाती है तो बेटी को जो सलाह दी जाती है, जो उसकी माँ सलाह देती है, वो क्या देती है, और जब किसी दूसरे की बेटी खुद उसके घर आती है तो उसका खुद का रवैया उसके साथ क्या होता है? ये किसी बाप का रवैया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ, और फिर मैं कहता हूं सिर्फ उस माँ का रवैया होता है कि खुद उसी का रवैया अपनी बेटी के साथ और दूसरी के घर की आई हुई बेटी के साथ एकदम बदल जाता है। ठीक है, तो अगर ये कहे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में जो दिक्कतें बुराइयां औरतों के लिए लेकर के हैं वो सिर्फ पुरुषों के हैं, ये दिमाग से निकाल। ठीक है, वो हमारी एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज एजाज कमर साहब आपको पूरा मौका मिले, एजाज साहब पूरा मौका मिले। तालीम पर मैं हाँ अब तालीम की बात आती, मेरे जो अब तक मैंने देखा सोचा वो ये है कि जिस तरीके से कोशिश हुई है उस कोशिश को थोड़ा सा और तेज करने की जरूरत है, पॉजिटिविटी को प्रमोट करने की जरूरत है, और ऐसी खातून जो हिकमत अमली बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट होता है ना कि ये नहीं कर रहे हो और वो करो, इसकी एक एग्जांपल मैं कुरान से और इस्लामी तारीख से मुझे आप इस्लामिक स्कॉलर भी इतना बता दीजिए, हमारा पर्दा, हमारा मजहब, हमारा पर्दा और हमारा मजहब इसमें कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह के ना तालीम में, ना तरक्की में, ना आगे बढ़ने में, ना क्या कहते हैं मर्दों के हम कदम चलने में कहीं नहीं है। ठीक है ना, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि हिकमत अमली की बहुत सख्त जरूरत है। वो ये है कि जैसे अरब का एक कल्चर था शराब पीने का, ठीक है ना, वो बिल्कुल आदी थे, शराब के बिना रह नहीं सकते थे। इस्लाम आया और कुरान के जरिए जब शराब को मना करने की बात कही गई तो कुरान ने शराब को एकदम से मना नहीं किया, उसको 4 स्टेप में मना किया कि ऐसा करो थोड़ा कम पिया करो, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा कम हुआ तो कहा ऐसा करो कि इसको कुछ खास टाइम पर ही पिया करो, ज्यादातर अवॉइड करो। तीसरा जब मौका है तो कहा देखो नमाज की हालत में तो बिल्कुल मत पीना, ठीक है। और जब वो आदी हो गए उस क्या कहते हैं चीजों को लेने के, तब जाकर के कहा कि अब हराम है, अब बिल्कुल कतई आप शराब नहीं पी सकते हो। किसी भी समाज की ऐसी बुराई को रोकने के लिए जो नस्लन चली आ रही है, जो हमारी रिवायत का, हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा बन गई हो, उसे रोकने के लिए भी हमें हिकमत अमली की जरूरत है। और मैं खातून को इसलिए कहता हूं क्योंकि आज जो चेंजेस आए हैं उसमें बड़ा रोल खातून ही कर रहा है, और खातून ने ही अपने घर में जंग मतलब लड़ाइयां की हैं अपने शौहरों से, बेटों से, भाइयों से, उन्होंने बहुत सारे मुदाफत किए, डिफेंस किए हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर के ये चेंजेस आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वही कहता हूं कि जो इलिटरेट मां थी उसने तो लड़ाई लड़कर के औरतों को स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, मदरसा भेज दिया, तालीम में आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब जरूरत यह है कि उससे 100% उन्हीं औरतों की जिम्मेदारी है जो औरतें पढ़ चुकी हैं। अब ये मैं बताऊं कि आज के टाइम हमारे समाज ने दीनी तालीम के लिए भी कौन से बड़े इंतजाम करे? नहीं, आप मैं वही बताऊं, जब मैंने जो है
मदरसे में जब तालीम शुरू की थी 2002 के आसपास, 1999 और 2000 में, उस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी सहूलत नहीं पाता था कि जहां पर खासतौर से खवातीन के लिए दीनी तालीम के लिए पूरा इंतजाम हो। 2005-7 में जैसे ही मैं मदरसे से फारिग हुआ, उससे लेकर के आज तक मैं ऐसा देखता हूं कि हिंदुस्तान में कम से कम 1000 ऐसे इदारे हैं जहां पर पूरी तालीम, दीनी तालीम जो है वो उनके हिसाब से, यानी कि जो समाज की सोच थी, सिक्योरिटी और सहूलत, सिक्योरिटी और सहूलत, इन दोनों के लिहाज से खवातीन पढ़ाती हैं, वही सिक्योरिटी करती हैं, वही उनको जो है हॉस्टल में रखती हैं, सारी देख रेख है। और आज देख लीजिए कि खातून की तादाद बहुत कम है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब ऐसे इंस्टीट्यूट की, इमरान साहब, मैं वही हमेशा यही बात कहता हूं कि जहां कुछ नहीं था वहां ज्यादा हुआ, बस उसी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद है ना, पॉजिटिविटी तो आ रही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है, बिल्कुल। आप तमाम लोगों का अच्छी पॉजिटिव चर्चा रही है, इंशाल्लाह ताला इस बारे में समाज सोचेगा। बिल्कुल वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं। कमर साहब ने तुम आपको देता, इंशाल्लाह ताला हम किसी और प्रोग्राम में बैठेंगे। बस चलते चलते कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये मजाज साहब का शेर है, इस पर गौर खोज कीजिएगा और समाज इस पर सोचे तो ज्यादा बेहतर हो। खवातीन को मुबारकबाद, कम से कम आप जुड़ रही हैं हमारे साथ, आपके बहुत सारे सवाल आए, बेदारी आई, अच्छी बात है, इस बेदारी को कायम रखिएगा। देखते रहिए जी सलाम।